लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन। डीपीपी 1 का सारे बच्चे डाउट्स भेज दो मुझे फटाफट जो मेरे पास अभी डाउट आया है उसमें क्वेश्चन नंबर 7, 12, 14, 16, 17, 20, 21, 22 और 23 है। इसके अलावा किसी का कोई डाउट है तो वो भेज दो आप मुझे। नाउ लेट्स सी कैसे करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 7। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 ले लेते हैं। डीपीपी 1 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। तो डीपीपी 1 में क्वेश्चन नंबर 7, सारे बच्चे मॉड्यूल अपने साथ रखो। इफ द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इज 7 सेंटीमीटर लॉन्ग and its perimeter is 46, find the area of rectangle। तो perimeter is 46 का मतलब क्या है? 2l plus b 46 दिया हुआ है। now if the diagonal is 17 सेंटीमीटर लॉन्ग, डायगोनल 17 सेंटीमीटर लॉन्ग का मतलब क्या है? जो उसका डायगोनल होता है वो कितना होता है? रेक्टेंगल एक लेंथ होता है एक ब्रेथ होता है। जो डायगोनल होता है वो अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो इसने क्वेश्चन में ये बोला है कि उसका जो डायगोनल है वो 17 है। तो उसने बोला है कि अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है वो 17 है। तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा? 289 हो जाएगा। ओके यस। और यहाँ से मुझे और चीज़ क्या पता चली है कि मेरा एल प्लस बी जो है वो 23 के बराबर है। ओके तो एल प्लस बी 23 है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मेरा 289 है। तो क्या मैं यहाँ से कुछ ऐसा रिलेशन निकाल सकता हूँ जहाँ से मैं एल और बी की वैल्यू निकाल लूँ? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। व्हाट इज एल प्लस बी का होल स्क्वायर? ये होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2lb। ठीक है। दूसरा देखो, आप चाहो इफ़ यू वांट आप दो नंबर जैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो 15 और 8। एक मेथड 1 ये है, ठीक है ना। 15 और 8 दो नंबर्स है जिनका सम 23 के बराबर होता है और सम ऑफ स्क्वायर 289 होता है। ये एक मेथड है करने का। दूसरा आप क्या बोल सकते हो? एल्जेब्रिकली निकालो। तो एल्जेब्रिकली कैसे निकाला? एल प्लस बी का होल स्क्वायर होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2lb। तो ये हो जाएगा 529 इज इक्वल टू 289 टू टाइम्स एल प्लस बी। तो यहाँ से मुझे क्या पता चला? 140 मेरा 2 टाइम्स एल प्लस बी हो गया। तो एल 2 टाइम्स एल बी हो गया, सॉरी नॉट एल प्लस बी, बार बार मिस्टेक हो रहा है लिखने में। ये 2lb लिखा हुआ है, 2lb। ओके तो ये 11 आ जाएगा और 129 मतलब 140 आ जाएगा। सर 240 आएगा ना? सॉरी 240 आ जाएगा। तो यहाँ से 2lb आपके पास 240 आ गया तो lb 120 आ गया। तो दो नंबर ऐसे ढूंढने जिनका सम 23 है और प्रोडक्ट 120 के बराबर है। ठीक है ना। अब यहाँ से आप फिर सोच सकते हो कि मेरे पास नंबर्स क्या रहे होंगे। ओके यस। ये कहाँ पे यूज होता है पता है? जब ये हम फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे ना, तो फैक्टराइजेशन में स्प्लिट करते हैं मिडिल टर्म को, तो इसी तरीके से करते हैं। दो नंबर्स ढूंढते हैं जिनका प्रोडक्ट 120 के बराबर है और सम 23 के बराबर है। सो फॉर श्योर द नंबर्स आर 15 एंड 8 आर द नंबर्स। आई थिंक सो दिस इज वेल अंडरस्टूड। यस नेक्स्ट लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 12 नाउ। क्वेश्चन नंबर 12 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है अ रूम 5 मीटर्स 55 सेंटीमीटर्स लॉन्ग and 3 meters 74 centimeters broad is to be paved with the square tiles. Find the least number of square tiles required to cover the floor. अब इसने क्या बोला? एक रूम है मेरे पास जो 5 मीटर्स और 55 सेंटीमीटर लॉन्ग है। तो मैं बोल सकता हूँ 555 सेंटीमीटर लॉन्ग ये रूम होगा। यस। ओके दूसरा मैं चीज क्या बोल सकता हूँ? जो इसका ब्रेथ होगा वो 374 सेंटीमीटर लॉन्ग होगा। यस। अच्छा अब इसने और चीज मुझे क्या बोली है? इसने बोली है कि इनको मुझे स्क्वायर टाइल से कवर करना है। और इसने एक चीज क्या बोली है? इज टू बी पेव्ड विद स्क्वायर टाइल्स। नाउ फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स रिक्वायर्ड। अब कम से कम स्क्वायर टाइल्स कब होगी? जब ज्यादा से ज्यादा आपके पास लेंथ होगी एक स्क्वायर के टाइल की। अब ज्यादा से ज्यादा स्क्वायर टाइल की लेंथ का मतलब क्या है? अब एक स्क्वायर टाइल्स है तो जितनी आप मान लो स्क्वायर टाइल्स का मतलब क्या है? क्या मैं बोल सकता हूँ कि अगर मैं इसका इस नंबर का और इस नंबर का HCF निकालूंगा तो वो एक ऐसा नंबर होगा जो इन दोनों को इंटीग्रल वैल्यूज में डिवाइड करेगा। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल गो फॉर फाइंडिंग आउट HCF ऑफ 555 एंड 374। तो क्या 555 और 374 का हम HCF निकाल सकते हैं? क्या निकाल सकते हो आप लोग? यस। निकाल लो। यस। 555 और 374 का HCF निकाल लो फटाफट फटाफट। क्या रहा है? देखो प्राइम फैक्टर्स कर लो इसको। तो एक 5 आ जाएगा आपके पास 555 का, फिर 111 आएगा तो वो 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है तो ये बन जाएगा 5111, फिर 3 से मैंने डिवाइड कर लिया तो ये आ जाएगा 4,
सर 1 ही है इसका HCF तो। इसका आ जाएगा 1 सेकेंड लेट मी सी, तो ये 555 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 3 ज़ा 9, ये आ जाएगा 7 37 जा। और ये 3 आ रहा है ना, सही है ना। यस। और ये कितना आ रहा है 2187। 2 आ रहा है और 1। 187 आ रहा है। हाँ अब फिर 187 11 तो डिवाइड ही नहीं हो रहा है यहाँ तो, है ना। सर 11 और 17 दोनों से होता है। ओके 11 into 11 17। इंटू 17, तो ये तो तीन प्राइम फैक्टर्स इसके अलग आ गए, इसका 3, 37 और 5 अलग आ गए। अच्छा तो इनका HCF तो 1 ही है। अब अगर 1 इसका HCF तो नंबर ऑफ टाइल्स कितनी आ जाएगी आपके पास बेटा, अगर HCF 1 है तो 1 1 की टाइल होगी, फिर 1 1 की टाइल होगी, 1 1 की टाइल होगी। मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि 555 टाइल्स जो बनेंगी दैट विल बी इन द 555 टाइल्स इसकी ऐसे विड्थ में लगेगी और 374 इसमें लगेगी। तो क्या मल्टीप्लाई कर दें आप, ठीक है, इज इट क्लियर। लेकिन यहाँ पे तो कुछ और बोल रहा है ये आंसर, है ना। और 176 से आंसर था। सर आप एक बार करके बता दो। 555 इंटू 374, यहाँ पे तो आंसर लेकिन ज्यादा आएगा फिर। अच्छा नहीं, क्वेश्चन में अगर कुछ ऐसा कॉमन होना चाहिए HCF, कुछ इन दोनों के बीच में HCF अगर कॉमन होगा तो फिर हम स्क्वायर टाइल्स निकाल पाएंगे, वरना यहाँ पे तो कुछ HCF निकल ही नहीं रहा है। आई थिंक डेटा में कुछ होना चाहिए। covered with square tiles, find the least number of square tiles, cover the flow। या हम ऐसा करके देखें, देखो आप और ऐसा कुछ कर सकते हो। 555 374 नहीं यार, लेकिन फिर भी अगर हम लॉजिक लगाएंगे तो परफेक्ट स्क्वायर तो तभी बनेगा ना जब इसके प्राइम फैक्टर्स में भी वो चीज़ कॉमन हो। नहीं बेटा, यहाँ पे तो कुछ ना कुछ डेटा में मिसिंग है, प्रॉब्लम है, ठीक है ना। मान लो एक एग्जांपल हम ऐसे ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल एक 150 सेंटीमीटर है और एक जो है मेरे पास 275 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। ये मान लो लेंथ है और ये ब्रेड्थ है। अब आपको बोला है कि स्क्वायर टाइल चाहिए, तो मिनिमम कितनी स्क्वायर टाइल चाहिए होगी पूरा एरिया कवर करने के लिए, मिनिमम स्क्वायर टाइल्स, ठीक है ना। तो आप क्या कर लोगे, इस केस में बता दोगे कि भाई ये 275 वाला है और ये 150 वाला है, तो इनका HCF निकालेंगे हम। तो अभी क्वेश्चन तो हमने आसान ले लिया, तो HCF इसका डायरेक्टली 25 निकल आया आपका, ठीक है। यस। अब 25 HCF आ गया, तो 25/25 की एक टाइल इधर आ जाएगी। तो ऐसी कितनी टाइल्स आप लगा सकते हो, 11 टाइल्स। और ऐसी कितनी लगा सकते हो आप, 6 टाइल्स। यस, तो यस 11 क्रॉस 6 आपके पास 66 टाइल्स आ जाएगी, जिसमें कम से कम एरिया रिक्वायर्ड होगी। इज इट क्लियर। तो ये यस कॉन्सेप्ट ऊपर से क्वेश्चन आई थिंक एक्सपेक्ट किया जा रहा है, बट इसमें डेटा थोड़ा सा गड़बड़ है। ओके, तो क्वेश्चन को आप सर्कल करके रखो। ओके यस ठीक है। कशिश, अगर आप ज़्यादा दिन तक वहाँ पे रुकने वाले हैं तो मॉड्यूल का सॉफ्ट कॉपी मैंने आपको भेजा है, आपको मॉड्यूल का सॉफ्ट कॉपी ही यूज़ करना है सॉल्विंग के लिए, और उसी में आपको मार्क करना है, ठीक है ना। आई डोंट थिंक आपके पास मॉड्यूल है, इसका मॉड्यूल है क्या आपके पास, ठीक है ना। तो सॉफ्ट कॉपी में आपको करना है। ओके, तो आई थिंक सॉफ्ट कॉपी तो कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें क्या। तो आई थिंक 12th वाला इसी लॉजिक पे होगा, आप क्वेश्चन को सर्कल कर लो, लेकिन ये क्वेश्चन जो मैंने दिया वो लिख लो आप। यस फिर 14th हम देख लेते हैं, ये वाला लिख लिया। है ना। 14 में क्या लिखा है, द डायगोनल्स ऑफ टू स्क्वायर्स आर इन द रेशियो 2:5, द रेशियो ऑफ द एरियाज। भाई एरिया क्या होता है स्क्वायर का, हाफ d1 d2 होता है। हर 4 फिगर जो आप बोल सकते हो रोम्बस है, वो हाफ d1 d2 होता है। तो रोम्ब स्क्वायर भी एक टाइप ऑफ रोम्बस ही है, तो मैं बोल सकता हूँ उसके लिए क्या होता है, हाफ d1 स्क्वायर बोल सकता हूँ, क्योंकि स्क्वायर के डायगोनल बराबर होते हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर 1, तो एरिया ऑफ स्क्वायर 2 क्या हो जाएगा, हाफ d2 स्क्वायर। एरिया 1 बाई एरिया 2 कितना हो जाएगा, d1 बाई d2 का होल स्क्वायर। तो अगर इनके डायगोनल्स का रेशियो 2:5 है तो उसका रेशियो 4/25 हो जाएगा। हाँ सर यही है, लेकिन उसमें रॉन्ग दिया है सर।
ठीक है, तो उसको भी करेक्ट कर लो आप लोग, है ना। 14th का आंसर आ जाएगा 4:25। ओके, नेक्स्ट 14th वाला करेक्ट कर लेना। नेक्स्ट अभी हम ले लेते हैं, इसके बाद आपका जो डाउट है वो है सर मुझे वाला सम समझ में नहीं आया, कौन सा वाला बेटा? ये जो भी डायगोनल का आपने जो सम। रेशियो दिया है। यस सर। देखो डायगोनल का रेशियो आपको मालूम है, तो पहले एरिया को डायगोनल के फॉर्म्स में निकाल लेते हैं। तो अगर एरिया देखें तो हम हाफ d1 d2 होता है रोम्बस का। अब यस रोम्बस भी तो स्क्वायर भी तो एक रोम्बस ही है, लेकिन उसमें यस क्या स्क्वायर में डायगोनल सारे बराबर होते हैं, तो मैं बोल सकता हूँ हाफ d1 स्क्वायर हो जाएगा, और यस एरिया सर। दूसरे स्क्वायर का हाफ d2 स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि डायगोनल उसका अलग लेंथ का है। दोनों के एरियाज यस का रेशियो क्या हो जाएगा? हाफ d1 स्क्वायर अपॉन हाफ d2 स्क्वायर, तो हाफ हाफ कट जाएगा, d1 बाई d2 का होल स्क्वायर बच जाएगा। ये यस लिखा है d1 बाई d2 का होल स्क्वायर, तो 2/5 का होल स्क्वायर 4/25। ठीक है, यस 16 17 20 ले लेते हैं अभी। 16 17 और 20। अब 16 में क्या दिया हुआ है? इफ द लेंथ ऑफ द सर्टेन रेक्टेंगल इज डिक्रीज बाय 4 एंड इट्स विड्थ इज इंक्रीज बाय 3। तो जो लेंथ है, मान लो पहले L था, ब्रेथ B था ओरिजिनल, अब क्या हो गया? लेंथ इज डिक्रीज बाय 4 एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3, तो B+3 हो गया। ठीक है ना। A square with the same area as the original rectangle would result. Find the perimeter of the original rectangle. अच्छा, इसने क्या बोला है कि एक रेक्टेंगल का जो लेंथ है वो 4 से कम कर दिया, और जो उसका विड्थ है वो 3 से बढ़ा दिया। अब एक स्क्वायर होगा जो कि पुराने फिगर का है ना, स्क्वायर विद द सेम एरिया एज द ओरिजिनल रेक्टेंगल वुड रिजल्ट। तो ये एक स्क्वायर है, मेरे एज द ओरिजिनल रेक्टेंगल वुड रिजल्ट, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ओरिजिनल रेक्टेंगल। अच्छा, if the length, मतलब सर यही हुआ ना कि L-4 इज इक्वल टू B+3, क्योंकि स्क्वायर की तो साइड्स इक्वल होती हैं। बिल्कुल। तो पुराने केसेस में अगर हम बात करें तो L-4 मेरा B+3 के बराबर ये बोल रहा है, क्योंकि पुराना जो फिगर है। अच्छा, स्क्वायर विद द सर सेम आप एरिया। स्क्रीन पे कुछ लिख रहे हो? नहीं 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 बेटा, मैंने सिर्फ ये लिखा है L-4 और B+3 लिखा है। नहीं, लेकिन ओके। ये ऐसा बोल रहा है क्वेश्चन में कि ओरिजिनल रेक्टेंगल, तो ओरिजिनल रेक्टेंगल का अगर मैं एरिया की बात करूं, एरिया ऑफ ओरिजिनल रेक्टेंगल वो L/B था, वो किसी ए स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है ना। डिक्रीज बाय 4 एंड द विड्थ इज इंक्रीज बाय 3, a square with the same area as the original rectangle would result. अच्छा, स्क्वायर विद द सेम एरिया एज द ओरिजिनल रेक्टेंगल। अच्छा, अगर मैंने L-4 और B-3 कर दिया, L-4 और B-3 कर दिया, तो एक स्क्वायर बनेगा जिसका एरिया जो होगा, तो एक स्क्वायर बना जिसका जो एरिया है वो पुराने के बराबर ही है। अच्छा, ओके, एक स्क्वायर बन गया, ठीक है, और ये एक ऐसा स्क्वायर बना है। सर सेम एरिया कैसे हो सकता है? डिक्रीज बाय 4 एंड इंक्रीज बाय 3। इफ द लेंथ ऑफ द सर्टेन, अच्छा एरिया भी सेम है, और ये चीज ऐसा भी बोलना चाह रहा है कि जब मैंने डिक्रीज बाय 4 किया और विड्थ को इंक्रीज बाय 3 किया, तो स्क्वायर विद द सेम एरिया एक स्क्वायर बन गया। तो मतलब ये भी चीज वो बोल रहा है L-4 B+3 के बराबर है। एक्चुअली ये भी ये चीज बोल रहा है कि जब मैंने इसके डायमेंशंस बदले तो एक स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया, और एक ऐसा स्क्वायर बन गया जिसका एरिया पुराने रेक्टेंगल के बराबर ही है। तो बिल्कुल हो सकता है ना, लेंथ को कम कर दिया, ब्रेथ को बढ़ा दिया, तो नेट डायमेंशन तो इस तरीके से एडजस्ट हो गए कि लेंथ ब्रेथ बराबर हो गई। यस। तो यहाँ से मुझे क्या पता चला, इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये LB हो जाएगा प्लस 3L माइनस 4B, और ये बन जाएगा -12 इज इक्वल टू LB। LB से LB कट गया, तो 3L माइनस 4B मेरे पास 12 के बराबर हो गया। दूसरा एक रिलेशन मेरे पास ये है कि L-B मेरे पास 7 के बराबर है। अब दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं मैंने आपको बताया हुआ है। कोएफिशिएंट इक्वल कर लो आप, तो 3L माइनस 4B अगर 12 के बराबर है, इस पूरे एक्सप्रेशन को लेफ्ट साइड और राइट साइड 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, क्योंकि दोनों साइड आपने मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये 4L माइनस 4B 28 के बराबर हो गया। तो यहाँ से मैंने क्या कर दिया, माइनस प्लस और माइनस किया, तो जब ये कैंसिल आउट हो गया, L का वैल्यू आपके पास 16 आ गया। L अगर 16 आ गया तो ब्रेथ कितना आ जाएगा आपके पास, किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर लो, तो ब्रेथ आपके पास 23 आ जाएगा।
इज इट क्लियर? सॉरी, ब्रेड्थ आपके पास 9 आ जाएगा, ठीक है ना, ब्रेड्थ आपके पास 9 आ जाएगा, ठीक है, लेंथ आपके पास 16 आ गया, तो ब्रेड्थ आपके पास 9 आ जाएगा फ्रॉम दिस इक्वेशन। तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। फिर से मैं समझाता हूँ, देखो क्वेश्चन में उसने क्या बोला है, क्वेश्चन में उसने सर बोला है समझ में आ गया, लेकिन अभी आपने वो माइनस कैसे किया? 2 वेरिएबल है, तो 2 वेरिएबल में क्या करना पड़ेगा, अब एक एलिमिनेट करके 1 वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना सॉल्व करने के लिए, 2 वेरिएबल को कन्वर्ट करना पड़ेगा हाँ। 1 वेरिएबल में सॉल्व करने के लिए। Yes. तो पहले अगर मैं देखूँ तो l-4 b+3 इज इक्वल टू lb, पहला इक्वेशन ये है। उसने क्या बोला, डायमेंशंस घटा दिए, लेकिन एरिया जो बना अब स्क्वायर का वो पुराने वाले के बराबर है, और अगर स्क्वायर है तो उसकी जो नेट डायमेंशन है वो आपस में बराबर है। अब दोनों से हमने 2 l और b में इक्वेशन निकाल ली। अब ये 2 इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है। भाई एल बी का ऐसा इक्वेशन बना है कि 3 टाइम्स l माइनस 4 टाइम्स b 12 के बराबर है, और दूसरा एक इक्वेशन बना है कि l माइनस b 7 के बराबर है। तो आप क्या कर लो, अगर आपको ये वाला मेथड नहीं समझ आया तो आप क्या कर सकते हो, आप इसको फॉलो करो। मान लो l माइनस b 7 के बराबर है, तो लेंथ को लिख दो आप 7 टाइम्स ब्रेथ, 7 प्लस ब्रेथ, l 7 प्लस ब्रेथ है। अब यहाँ से मेरे को एक और रिलेशन मालूम है, तो एक रिलेशन जो निकला है वो निकाल के दूसरे रिलेशन में इसीलिए सब्स्टिट्यूट करना है ताकि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल से लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाए और उसको सॉल्व कर सके हम। हाँ सर, मैंने वैसे ट्राई कर लिया ध्यान तो से। 3 इंटू एल को क्या लिख सकते हो, 7 प्लस बी माइनस ऑफ 4b इक्वल टू 12, तो हो जाएगा 21 प्लस 3b माइनस 4b इज इक्वल टू 12। तो पता क्या चला, b का वैल्यू यहाँ से 9 आ जाएगा। अब b 9 आ गया तो फिर आपको l पता है कैसे निकालना है, 9 प्लस 7 16 से। आई थिंक दिस इज मोर इजी टू अंडरस्टैंड। यस यस सर, यस। ठीक है, लिख लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख ले लिया। लेते हैं। 14th आई गेस हो गया, सर 16। 21 माइनस 12 करना पड़ेगा ना उसमें नीचे वाले हाँ में, बिल्कुल बिल्कुल, 21 माइनस 12 किया 16 आ तभी 9। जाएगा। 21 माइनस 9 12 तो 9 आ जाएगा ना, 9 यस। ठीक है। फिर अभी 17 और 20 देख लेते हैं। तो 17th क्वेश्चन देख लो। 17th में दिया है, अ रूम इज हाफ एज लॉन्ग एज इट्स ब्रॉड। एक रूम है जिसका लेंथ है वो हाफ है ब्रेथ के, ठीक है ना। रूम इज हाफ एज लॉन्ग एज इट्स ब्रॉड। ओके, तो ये l/2 बोल देते हैं, एक l बोल देते हैं। नेक्स्ट, द कॉस्ट ऑफ कारपेंटिंग द रूम एट ₹5 per square meter is this much, and the cost of papering the 4 walls is this much. If the door and 2 windows occupy this, then find the dimensions of the room. अच्छा, अब इसने रूम में बोला क्या है। अब मुझे क्या है, देखो, अब मान लो ये जो क्वेश्चन सॉल्व करना है ये अब क्यूबॉइड के तरीके से सॉल्व होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये क्यूबॉइडल रूम है आपके पास। मान लो ऐसा क्यूबॉइडल रूम है आपके पास, ठीक है, ये मेरे पास क्यूबॉइडल रूम है। तो थोड़ा बहुत डायमेंशंस को मैं इस तरीके से लिखता हूँ ताकि हम समझ पाए चीज़ों को। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपके पास क्या बन रहा है, दिस इज द लेंथ ऑफ द रूम, दिस इज द विड्थ ऑफ द रूम, एंड दिस इज द हाइट ऑफ द रूम। नाउ व्हाट इज गिवन टू यू इन द क्वेश्चन, इफ अ रूम इज हाफ एज लॉन्ग एज इट्स ब्रॉड, तो जितना ब्रॉड है उसके कंपैरिजन में आधा वो उसका लेंथ है। तो अगर ये मान लेते हैं x/2 है तो ब्रॉड उसका x है, ठीक है। और हमें हाइट के बारे में मालूम नहीं है क्वेश्चन में। नाउ द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग द रूम एट ₹5, मतलब जो बेस का एरिया की वो बात कर रहा है कि भाई मैंने क्या कारपेट बिछा दिया बेस में, तो उसका एरिया कितना है एक्चुअली। अगर एरिया की बात करें तो x इंटू x/2 हो जाएगा, दैट इज x²/2। और ये एक्चुअली एरिया कितना है, तो 270 रुपीज लगा था 5 पर स्क्वायर मीटर के अंदर, ठीक है ना, पर स्क्वायर मीटर के अंदर। तो टोटल कितना मीटर रहा होगा, तो 270/5 कर दूंगा मैं। सो आई कम टू नो दैट 54 मीटर वाज नथिंग बट द एरिया विच वाज टू बी, जिसके ऊपर कारपेंटिंग करने की जरूरत थी, कारपेटिंग किया उसने, तो 54 मीटर्स एरिया में कारपेटिंग किया, तो x² आपके पास 108 आ गया। सही है। सर डिडंट अंडरस्टूड। फिर से बताता हूँ, देखो ये एरिया तक तो क्लियर है ना सबको। एरिया कैसे निकाला हमने, एरिया पता चला आपको, यस सर। एरिया कैसे निकाला, एक आपको x दिया हुआ है, एक x/2 दिया है, तो एरिया x²/2 हो जाएगा। अब उसने क्या बोला है, देखो ध्यान से, उसने बोला है 5 रुपीज लगता है 1 मीटर स्क्वायर का, पर स्क्वायर मीटर का, और आपके यहाँ पे क्या है 270 रुपीज का खर्चा हुआ है, तो कितना मीटर स्क्वायर एरिया रहा होगा, तो इतना खर्चा हुआ है। ओके, तो क्या मैं इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल नहीं सकता क्या, x इंटू 5 इज इक्वल टू 270। तो 5 को जब मैं डिवाइड करूंगा तो 54 आ जाएगा, तो x आपका 54 आ जाएगा। अब ये वाला x और ये वाला x अलग है, ध्यान रखना। 54 मीटर स्क्वायर मुझे अभी ये पता चल गया कि इतना एरिया था,
तो ये मुझे एरिया कितना दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर बाई 2 दिया है जो कि 54 है, तो एक्स स्क्वायर मेरे पास 108 आ गया, ठीक है ना। अब ठीक है, तो ये कितना होता है 27 इंटू 4 है, तो 27 इंटू 4 मतलब 36 इंटू 3 है, तो 6√3 बोल सकते हो आप, एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। ये एक चीज़ क्लियर है। अब उसने आपको क्या बोला है, उसने ये बोला है द कॉस्ट ऑफ पेपरिंग द 4 वॉल्स, चारों वॉल को जब पेपर उसने लगाया, पेपर लगाने की कोशिश की है वॉल्स के ऊपर, तो अगर हाइट मुझे मालूम नहीं है, लेट्स से मैं हाइट को h मानता हूँ, तो 4 वॉल्स का एरिया कितना होगा, 1 वॉल 2 3 4, तो एरिया कितना हो जाएगा h इंटू एक्स हो जाएगा 2 बार प्लस 2 बार h इंटू एक्स बाई 2 हो जाएगा। तो पता क्या चला 3hx आपका एरिया हो जाएगा पेपरिंग द 4 वॉल्स। अब पेपरिंग द 4 वॉल्स का उसने कॉस्ट कितना बताया, 10 पर मीटर स्क्वायर बताया और टोटल 1720 खर्चा हुआ है, तो बोल सकते हैं 172 मीटर रहा होगा। ये निकाल लोगे आप बहुत आसानी से, तो ये 172 आपके पास 3hx आ गया। तो पता क्या चला hx कितना आ गया 172/3 आ गया, जिसका मतलब है ये 5, अच्छा ये तो डिवाइड ही नहीं करेगा 3 है ना, 3 से डिविजिबल ही नहीं आ रहा है, तो ये 3hx आपके पास 172 आ गया। अच्छा और इसने कुछ चीज़ बोली है, नहीं एक सेकंड, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है। क्यों प्रॉब्लम होगा पता है, और भी एक चीज़ इसने क्वेश्चन में आपको दी हुई है। क्या दी हुई है, इसने बोला है कि आपके पास विंडोज भी कुछ एरिया ऑक्यूपाई कर रही है, तो एरिया तो 3hx है, एरिया जो है वो 3hx तो है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसमें से कुछ एरिया घटाना भी पड़ेगा ना, क्यों, उनको पेपरिंग तो किया ही नहीं, डोर हो गया, दो विंडो हो गई, ओके, उनको तो पेपरिंग किया ही नहीं है, तो -8 करूंगा तब जाके 172 के बराबर होगा, ठीक है ना। इफ अ डोर एंड 2 विंडोज ऑक्यूपाई 8 मीटर स्क्वायर, मतलब विंडो को और डोर को तो उसने पेपरिंग किया ही नहीं होगा, बोल सकते हैं 3hx मेरा 180 के बराबर हो जाएगा, तो hx मेरा 60 के बराबर हो जाएगा। अब hx मेरा 60 के बराबर हो गया, इसका मतलब क्या है, हाइट मुझे पता नहीं है, x मेरा 6√3 है जो कि 60 के बराबर है, तो h मेरा 10/√3 आ जाएगा। तो सारे डायमेंशन आपके पास आ गए, एक हाइट 10/√3 है, लेंथ आपके पास 6√3/2 है, मतलब 3√3 है, और आपके पास जो ब्रेड्थ है वो 6√3 है। तो ये 3 डायमेंशन रूम के आपके पास आ चुके हैं, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में क्या बोला है इसने करने के लिए, फाइंड डायमेंशंस ऑफ द रूम, तो 17th आई गेस आप लोगों ने निकाल लिया होगा पीछे, लेकिन आंसर कुछ और दिया है ना, यस यस आप लोगों का, लेकिन ये आ गया कि नहीं आया, यही आप लोगों का भी निकला था। नहीं सर, नहीं आया था इसलिए तो पूछा था। अच्छा अभी समझ आ गया, लेकिन हमने क्या किया है, यस सर। ठीक है नोट कर लो इसको आप, ओके। तो चलते हैं आगे इसको, लेकिन आंसर को पीछे सर्कल कर देना और ये आंसर्स लिख देना, ठीक है ना। सर लेकिन हमारे पास मॉड्यूल नहीं है ना। अरे हाँ ठीक है कोई बात नहीं, जैसे हार्ड बाउंड आ जाता है फिर हम करेक्शंस कर लेंगे सारे, ठीक है ना। अच्छा पहले के सारे चैप्टर्स में कर लिया आपने करेक्शन, क्या क्या थे। हाँ मतलब जिसकी मॉड्यूल थी उसमें कर ली। इसका भी मिल जाएगा आपको, आप लोगों ने विवेक सर को इन्फॉर्म किया कि नहीं है मॉड्यूल इसका, नहीं सर। एक बार सर आप मैंने सर वानिया ने जो फोटो भेजा है ना जिस मॉड्यूल का, मेरे पास वो भी नहीं है। अच्छा तो और बेटा मैंने एक सर बार, से पूछा तो सर ने बोला कि नहीं है अभी। अच्छा ठीक है, वानिया ने मॉड्यूल का ही पिक भेजा है और उस चैप्टर की आई नहीं। अच्छा कौन सा पहने, कौन सा, सर उसने जेरोक्स करवाया सर। जेरोक्स कर। अच्छा ओके। और उत्कर्ष क्या कर रहा है, उत्कर्ष कहाँ पे हो उत्कर्ष, चलिए आगे चलें क्या, 17th आई गेस हो गया, ठीक है ना। यस। नेक्स्ट 20 21 22 23 20 21 22 एंड 23, तो 20th देख लेते हैं एक बार। 20th में क्या लिखा था, बेस ऑफ द ट्रायंगुलर फील्ड इज 3 times its altitude, ओके ओके, the base of a triangular field is 3 times its altitude. If the cost of cultivating the field is this much, then find its base and height, okay। अब देखो इसने क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, अगर मैं बेस की बात करूं तो बेस is 3 times 3x है, altitude is x, so this is x for you, so area would be half of x into 3x, this would be the area of the field, okay।
base of the triangular field is 3 times its altitude. Now if the cost of cultivating the field is this much hectare per hectare, so find the how much. अब देखो, अब मैं क्या कर सकता हूँ, 333.18 को 24.62 से निकाल लूंगा, तो हेक्टेयर में आपके पास एरिया आ जाएगा, है ना, निकाल लो। देखो कन्वर्जन थोड़े बहुत आपको दिए हुए भी है, क्या क्या लिखा हुआ है। 1 हेक्टेयर इज नथिंग बट कितना स्क्वायर मीटर होता है, 10,000 2 3 4 जीरोस आ जाएगा, 100 into 100, तो ये हो जाएगा 10⁴ मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। 1 हेक्टेयर इज 10⁴ मीटर स्क्वायर, 100 हेक्टेयर हो जाएगा 1 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा अब हम क्या करते हैं, डिवीजन कर लेते हैं पहले। तो डिवीजन जब करोगे आप, तो आपके पास क्या जाएगा, देखो उसने लिखा है 1 हेक्टेयर जो एरिया है उसको कल्टीवेट करने के लिए 24.68 रुपीज़ लगा। तो अगर टोटल मेरे को 313.18 रुपीज़ लगा तो कितना एरिया था, ये डिवीजन कर लेते हैं, कितना आ रहा है डिवीजन के बाद। फिर ये फिगर तो बहुत बेकार दिया हुआ है ना, डिवीजन नहीं हो रहा है ना एग्जैक्टली। नो सर 333, ये 333 है शायद यहाँ पे, है ना, 333 है, करके देख लेते हैं एक बार। 333.18 डिवाइड बाय 24.68, तो आई एम गेटिंग, ये ठीक आ रहा है, अब ठीक आ रहा है। तो ये लेट्स से ये एरिया मुझे मालूम नहीं है, तो एरिया कितना आ गया, 13.5 हेक्टेयर आ गया। जो एरिया है वो 13.5 हेक्टेयर है। तो अब ये था हाफ x इंटू 3x इज नथिंग बट 13.5 हेक्टेयर का मतलब क्या है, इंटू 10⁴ मीटर स्क्वायर। थोड़ा बहुत कन्वर्जन कर लो तो 27 इंटू 10⁴ हो जाएगा 3x इंटू एक्स, 3 कट जाएगा 9 आ जाएगा, तो x स्क्वायर आपके पास 9 इंटू 10⁴ आ जाएगा, which implies x is nothing but 3 into 10⁻², मतलब 300 मीटर्स आ जाएगा। तो बेस आपके पास आ जाएगा 900 मीटर्स, हाइट आ जाएगा 300 मीटर्स। ओके, तो 900 मीटर्स और 300 मीटर्स आपके पास आ जाएगा, सही है। लेट्स टेक डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन, 21st क्वेश्चन में आ जाते हैं। वेट सर, लिख लो बेटा इसको, 21, 22, 23 तीनों डाउट है। सर आपने 900 मीटर और 300 मीटर क्या लिखा है? ये 900 मीटर जो होगा ये इसका ये हो जाएगा ना, ओके सर। बेस और 300 इसका हाइट हो जाएगा। 21st देख लेते हैं, 21st में क्या लिखा है, the altitude drawn to the base of the isosceles is 8 and the perimeter is 32, find the area of isosceles triangle। तो इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं हम। कैसे कर सकते हैं, मुझे दिया गया है कि आइसोसेलेस का जो ऑल्टीट्यूड है, the altitude drawn to the base of an isosceles is 8, तो ऑल्टीट्यूड जो होगा वो 8 के बराबर है। ओके, और मुझे क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, मुझे देखो एक चीज़ पता है, ये x होगा, ये भी x होगा। क्यों, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो परपेंडिकुलर होता है वो मीडियन भी होता है, वो सामने वाली साइड को दो Yes, पार्ट sir. में डिवाइड करता है, क्योंकि Yes. ट्राइंगल होता है। और मेरे को क्या मालूम है, ये y भी होगा, ये भी y होगा, क्योंकि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल की हम बात कर रहे हैं यहाँ। अब क्वेश्चन में और क्या क्या दिया हुआ है, मुझे दिया हुआ है क्वेश्चन में कि पेरीमीटर 32 के बराबर है। तो पेरीमीटर क्या है, 2x + 2y 32 के बराबर है, तो x + y किसके बराबर हो जाएगा, 16 के बराबर हो जाएगा, सही है ना। x + y 16 हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, देखो x + y 16 एक रिलेशन आपको मालूम है, दूसरा आपको ये मालूम है कि 8² + x² इज y², तो y² - x² आपके पास 64 आ गया। तो y² - x² को लिख सकते हो y - x × y + x, जो कि 64 के बराबर है। तो y + x तो 16 है, तो 16 कट जाएगा, 4 बन जाएगा। तो आ जाएगा कि y + x मेरा 16 है और y - x मेरा 4 है। तो मुझे पता चल गया इन दोनों को सॉल्व करके कि y की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 10 और x की वैल्यू आ जाएगी 6। तो ये आ जाएगी 10 और ये आ जाएगा 6, सही है। तो एरिया ऑफ द आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा हाफ, बेस हो जाएगा 12, हाइट हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा 4, तो 12 8 48 स्क्वायर Sir. मीटर। बेटा Sir, y - x is equal to 4, उसके बाद देखो सर यहाँ पे तो 60 दिया हुआ है। कोई बात नहीं, आप चेंज कर लेना ना, 48 आएगा, ठीक है ना। यस सर, कॉपी कर लो, लिख लो। Sir, y - x देखो is देखो देखो equal मैं to बता रहा 4 हूँ, के बाद पहले एक एक स्टेप लिखते जाओ मेरे साथ।
पेरीमीटर दिया हुआ है 32, तो पेरीमीटर 32 है, तो सम कितना हो जाएगा 16 के बराबर हो जाएगा। ओके, दूसरा पाइथागोरस थ्योरम से मैं क्या बोल सकता हूँ, 8 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के बराबर है, तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 60 है, तो वाई माइनस एक्स इंटू वाई प्लस एक्स 64 हो गया। अब y प्लस एक्स की वैल्यू 16 ऑलरेडी मालूम है यहाँ पे, उसको यहाँ पे रिप्लेस कर दिया 16 को, तो 16 और 64 कट गया, तो y माइनस एक्स मेरे पास 4 आ गया, y प्लस एक्स 16 था, दोनों इक्वेशंस को मैंने ऐड कर दिया, तो 2y मेरे पास 20 आ गया, y 10 आ जाएगा, y 10 आ गया तो x 6 आ जाएगा। सही है? यस। ओके, तो इसको नोट कर लो आप। एरिया आपका आ जाएगा हाफ, बेस अब कितना हो गया 6 प्लस 6 इज 12 और हाइट 8 है, 8 हो गया, तो एरिया 48 आ जाएगा। सही है ना? यस। नेक्स्ट, फाइंड द लेंथ ऑफ द ऑल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ सर साइड। कॉपी करना बाकी है। कर लो कर लो। y is equal to 10, x is equal to 6, area is equal to half into 12 into 8, एक बार कैलकुलेशन देख लो आप सारा का सारा। 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। सही आ रहा है? यस सर, सही है कैलकुलेशन। अब देखो, फाइंड द लेंथ ऑफ द ऑल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 3√3। अब मैंने आपको एक चीज बताई है, ये ए है, ये ए है, तो जब परपेंडिकुलर आप ड्रॉप करते हो तो सामने वाली साइड ये इक्विलैटरल था, तो हाफ में 2 हो जाएगी, a/2 क्या ये पाइथागोरस से निकाल सकते हो आप ऑल्टीट्यूड? कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर इज इक्वल टू, लेट्स से ये x के बराबर है, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a/2 का होल स्क्वायर, तो पता क्या चला, ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 4, तो पता क्या चला, एक्स स्क्वायर सर ए स्क्वायर बाई 4। यस बेटा? दूसरी क्लास का टाइमिंग होने वाला है। ओह चलो ठीक है, लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे कंक्लूड करेंगे। x हो जाएगा √3a/2। सही है? x आपके पास √3a/2 आ गया बेटा, तो a क्या है, साइड लेंथ है, तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है ऑल्टीट्यूड, जो कि ऑल्टीट्यूड क्या है, √3/2 इंटू लेंथ ऑफ द साइड जो कि a है, तो लेंथ ऑफ साइड यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपके पास, 3√3, तो कितना आ जाएगा, 9/2 आ जाएगा। सर आज आप ये वाली वीडियो आज अपलोड करोगे यूट्यूब पे? यस 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 बेटा, सारा अपलोड होगा। ओके, ठीक है ना? थैंक यू। आई थिंक 22 भी हम लोगों ने कर लिया है, 23 में तो कोई डाउट नहीं है ना? सर है ओ सर कोई डाउट नहीं है, मुझे डाउट नहीं है। सर मुझे 23 है। मैं बेटा लिख देता हूँ। एक ट्राइंगल है, उसका एरिया होता है हाफ, उसका बेस, उसका हाइट। सर उसको दूसरा x x ट्राइंगल है, करके ही सॉल्व करना। हाँ, उसका बेस b2, उसका हाइट h2। अब उसने बोला क्या है, रेशियोज ऑफ द एरियाज, तो Δ1 अपॉन Δ2 हो जाता है b1h1 अपॉन b2h2, हमेशा ये वर्क करता है। तो यस रेशियो ऑफ द एरियाज इज इन द रेशियो 4:3, रेशियो ऑफ द हाइट्स इज 3:4, तो h1 और h2 पता है, बेसिस नहीं पता, तो b1 b2 निकाल लोगे यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके, 16/9 आ जाएगा। ठीक है, तो बस आज की क्लास को यहीं पे कंक्लूड कर दें, रेस्ट विल बी नेक्स्ट टाइम। ठीक है ना?